हेलो। आज हम लोग गार्डिल के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही यही कुछ दिन मीडिया में इंटरव्यू दिए हैं दैनिक जागरण में, तो उनके कुछ सवाल का जवाब भी हम लोग देखेंगे। ये बहुत बड़े पर्यावरणविद है, तो जिनके बारे में हम लोग अब जानते हैं विशेष। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में अपने सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ अर्थ से विश्व के 6 विज्ञानियों को सम्मानित किया, तो उनमें से एक नाम ने सबका ध्यान खींचा। वह है ख्यात इकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधव डी गाडगिल जी के बारे में। हार्वर्ड में पीएचडी करने के दौरान जब उनके सहपाठी अमेरिका जैसे विकसित देशों में सुनहरे भविष्य का ख्वाब देख रहे थे, उस समय वह स्वदेश लौटाए, मैंने यहाँ आ गए थे। उनका भारत में रह के भारत की सेवा करना उनका उद्देश्य होगा। ये कुछ पेज है, उनसे संबंधित है। सवाल जैसे मीडिया पूछा, मीडिया पूछा आपका लोग आते ही सबसे पहले वेस्टर्न घाट नीलगिरी का विचार मन में वेस्टर्न घाट नीलगिरी का विचार मन में आता है। इसके बारे में इसे आपने कैसे आकार दिया? इसके बारे में जवाब देते हैं। वेस्टर्न घाट से जुड़ाव के बारे में बताने से पहले इसकी विशेषता का थोड़ा सा उल्लेख कर देता हूँ। वेस्टर्न घाट 5 राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित 1,14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें लगभग 1600 किलोमीटर लंबे विस्तार की पर्वतमालाएं हैं। वेस्टर्न घाट पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला से भी पुरानी है। जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म हॉटस्पॉट में से एक के रूप में इसे मान्यता मिली है। कम से कम 325 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। इस घाट को संरक्षित करने का काम मैंने भले ही भारतीय विज्ञान संस्थान ज्वाइन करने के बाद 7वें और 8वें दशक में किया, लेकिन यहाँ से मेरा जुड़ाव 4-5 साल की उम्र से रहा है। वेस्टर्न घाट का महाराष्ट्र और गोवा वाले हिस्सा पुणे से नज़दीक है। मेरे पिता धनंजय गाडगिल अर्थशास्त्री थे, लेकिन प्रकृति से बेहद लगाव होने की वजह से वह मुझे अपने साथ उन क्षेत्रों में लेकर जाते थे। ज़्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन अच्छा लगता था। इनका ही जवाब है। दूसरा सवाल मीडिया पूछता है इसकी योजना कैसे बनी और आज इसे देखकर आपको क्या लगता है? वर्ष 1971 में हार्वर्ड से लौटने के बाद मैंने पुणे के अग्रकर शोध संस्थान में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नौकरी करते वक्त भी वेस्टर्न घाट में रुचि ली थी, लेकिन उस समय पर काम शुरू नहीं हो पाया था। वर्ष 1973 में जब भारतीय विज्ञान संस्थान ज्वाइन किया तो डॉक्टर सतीश धवन के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। हार्वर्ड में मेरी पीएचडी का विषय मैथमेटिकल बायोलॉजी इन इकोलॉजी से जुड़ा हुआ था, लेकिन मुझे गणितीय आकलन के बजाय मैदानी कार्य में आनंद आता था। 2 सेंटर, सैद्धांतिक अध्ययन केंद्र व इकोलॉजी साइंस सेंटर के स्थापित करने के बाद मैंने डॉक्टर धवन से आग्रह किया कि वह मैदानी कार्य की अनुमति दे। उसके बाद से सेंटर की एक बड़ी टीम इस पर काम करती रही। वर्ष 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने का मौका मिला।
इस साल केरल में जब भयावह बाढ़ आई तो क्या आपने गाडगिल आयोग में दिए गए सुझाव का पालन नहीं होने की बात कही थी? क्या सुझाव दिए थे आपने? मीडिया पत्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है सवाल, तो उसमें जवाब देंगे अब। यह बिल्कुल सही है। गाडगिल आयोग की रिपोर्ट में हमने वेस्टर्न घाट को 3 हिस्सों में बांटा था: संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील और अति संवेदनशील। इसके हिसाब से सुझाव दिए गए थे। संवेदनशील और मध्यम संवेदनशील क्षेत्र के लिए हमने यह सुझाव दिया था कि खदानें, रोड व अन्य निर्माण की अनुमति स्थानीय पंचायत स्तर पर दी जाए ताकि वह अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रोजगार के अवसर भी तलाश पाएंगे। वेस्टर्न घाट के सबसे ऊंचा सिरे और उसके नीचे की बसावट के हिस्से को अति संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया। जुलाई 2024 में वायनाड के मेपाड़ी में भूस्खलन से जो आपदा आई, उसका मुख्य कारण यह था कि मेपाड़ी खड़ी ढलान पर बसा हुआ है और उसके आसपास बड़ी संख्या में अवैध खदानें चल रही हैं। वर्ष 1995 में आपकी पुस्तक इकोलॉजी एंड इक्विटी में बताया गया कि किस तरह से भारत में प्रकृति का दुरुपयोग हुआ। सरकारें इस संकट से निपटने में विफल क्यों रही है? सवाल है, इनका जवाब है जहाँ जो भी सरकारें हैं सभी विफल रही हैं। पूंजीवादियों का विरोध करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता वाली केरल में अवैध खनन की वजह से आपदा आ गई। ऐसे ही अन्य राज्यों की सरकार हैं, इनका कहना है सब सरकार विफल ही रहा है। पूंजीवादी का विरोध करने वाली कम्युनिस्ट सरकार भी इस पर काम किया था, लेकिन अवैध खनन के कारण क्या हो गया? आपदा आ गया। उसके बाद अगला सवाल, क्या देश में हो रही चरम मौसमी घटनाएं कोई संकेत दे रही है? क्या यह हाई टाइम है? चीन और इजराइल में, इसके बाद जवाब देते हैं इसका। चीन और इजराइल में कुछ साइंटिफिक अध्ययन हुए हैं जिससे पता चलता है कि भारत में एरोसोल लोड यानी हवा में पाए जाने वाले धूल के बारीक कणों की मात्रा विश्व में सबसे अधिक है। इससे जब नमी या पानी की बूंदें इन एरोसोल के साथ क्रिया करती है तो परिणाम स्वरूप बारिश होती है। क्योंकि यह एरोसोल लोड ज़्यादा है, इसलिए जितनी बारिश 6-7 घंटे में होनी चाहिए वह 2 या 3 घंटे में ही हो जाती है। इसी वजह से भारत में चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं। यदि इस पर अभी नियंत्रण नहीं पाया गया तो स्थिति बदतर होती जाएगी। एरोसोल लोड बढ़ने के 2 मुख्य कारण हैं: रॉक माइनिंग, जो चट्टानों को मानव निर्मित रेत में बदलने की मशीन, और वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि। 2 कारण बताए, एक रॉक माइनिंग और दूसरा वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि। यही 2 कारण बता रहे हैं। आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। आरोप है कि आप कोयला खनन व इसके उपयोग के विरोधी हैं। पृथ्वी के कोर में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन मिलने की बात सामने आई है। क्या यह ऊर्जा का बेहतर विकल्प होगा? जवाब देते हैं, यह धारणा गलत है। कोयले के बारे में मेरा कोई विशेष अध्ययन नहीं है, इसलिए मैं कोयले खनन या उसके उपयोग का विरोध नहीं करता। जैसे गोवा सरकार ने एक पोर्ट को कोयला पोर्ट बनाने की तैयारी कर ली है ताकि निजी कंपनियां वहां से सीधे कोयला ट्रांसपोर्ट कर सके। ट्रांसपोर्ट के लिए रेल मार्ग को नेशनल मार्ग के बीच से गुजारा जाता है। यह निश्चित रूप से वहां के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाएगा। ऊर्जा के उन स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो। पृथ्वी के कोर में
हाइड्रोजन मिलने की बात मैंने सुनी है, लेकिन इसके बारे में मेरा कोई अध्ययन नहीं है। ऐसे विकल्पों पर बड़े पैमाने पर शोध होना चाहिए। यही बता रहे हैं, तो शोध होते रहना चाहिए, ठीक रहेगा। अब आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल है, क्या जिस औद्योगिक क्रांति के कारण मानव सभ्यता ने ऊंचाई पाई, वहीं उसे खत्म की ओर ले जा रहा है? क्या वैश्विक धारणा बन रही है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ नहीं हो सकता है? आप क्या रास्ता सुझाएंगे? इस पर जवाब देते हैं, यह भ्रम है कि विकास और पर्यावरण प्रेम साथ साथ संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी को ही लीजिए। जर्मनी में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार पर्यावरण को लेकर बेहद सतर्क है। पुणे में रहने वाले मेरे एक जर्मन मित्र बताते हैं कि वहाँ औद्योगिक परियोजना लगाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बड़े पैमाने पर काम करना पड़ता है। इस अंतर को ऐसे समझा जा सकता है कि कोई कंपनी यदि जर्मनी में निवेश करती है और लगभग 40% तक मुनाफा कमाती है, सख्त नियम और सतत निगरानी की वजह से उसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहता है। वहीं कंपनी जब भारत में निवेश करती है, मुनाफा 5 गुना या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सख्त नियम और सतत निगरानी की वजह से उसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहता है। वहीं कंपनी जब भारत में निवेश करती है, मुनाफा 5 गुना या उससे भी ज़्यादा हो जाता है। चूँकि सरकारी तंत्र में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं और निगरानी शिथिल है, इसलिए जो कंपनियां जर्मनी जैसे देशों में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही है, वही कंपनियां भारत जैसे देशों में पर्यावरण संरक्षण के सारे नियमों को दरकिनार कर न सिर्फ मुनाफा कमा रही है, बल्कि हमारे इकोलॉजी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में जब छोटे छोटे समूह पर्यावरण क्षति को लेकर आवाज़ उठाते हैं, तो पूंजीपतियों व कंपनियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाता है कि विकास और पर्यावरण साथ साथ नहीं हो सकता है। सवाल, आपने जो काम किया उसे नई पीढ़ी कैसे संभाल कर रखे? कोई संदेश? जवाब देते हैं, तकनीकी से लैस नई पीढ़ी बहुत समझदार है। आप उससे जानकारी नहीं छिपा सकते हैं। दुनिया में भले ही अमीरी गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है, लेकिन जानकारी के मामले में यह खाई घट रही है। ये अच्छी बात है। नई पीढ़ी जानकारी जुटाकर विरोध दर्ज करवाने और अपना हक मनवाने में सक्षम है। सवाल, ऐसा कोई काम जो आप पूरा होते हुए देखना चाहते हैं? जवाब, बायोडाइवर्सिटी एक्ट को व्यवहारिक तौर पर लागू होते हुए देखने की इच्छा है, जिसमें संबंधित क्षेत्र में लगने वाली खदान, होने वाली खेती से लेकर रोजगार उपलब्ध करवाने के मामले में स्थानीय स्तर की कमेटी में तय करे। जब स्थानीय लोग तय करेंगे तो वह अपनी इकोलॉजी को संरक्षित रखते हुए विकास करने की नई परिभाषा खोजेंगे। अगला सवाल, हार्वर्ड जैसी संस्था में पढ़ने के बाद आप भारत लौट आए। क्या शुरुआती जीवन में कभी इसका पछतावा हुआ? तो जवाब देते हैं, हार्वर्ड से लौटने की दो मुख्य वजह थी। पहला, मुझे अपने देश से प्यार था। अमेरिका वियतनाम युद्ध में अमेरिका के रवैये से नाखुश भी था। यह वर्ष 1965 से 1972 के बीच का समय था।
अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई चल रही थी। युद्ध से जुड़ी खबरों को पढ़ने और सुनने के बाद हम लोगों को लगने लगा था कि अमेरिका वियतनाम के साथ गलत कर रहा है। हार्वर्ड में ही एक नोबेल विजेता विज्ञानी थे जो लगातार घूम घूम कर अमेरिका के खिलाफ प्रचार कर रहे थे और अपनाए गए हथकंडों के बारे में बता रहे थे। उनकी कई बातों का बहुत असर पड़ा। मैंने और सिंगापुर के रहने वाले चीनी विज्ञानी मित्र ने पढ़ाई खत्म होने के बाद तुरंत ही उस क्षेत्र को छोड़ने का फैसला कर लिया था। देश वापस लौटने के पर्याप्त कारण थे, इसलिए कभी पछतावा नहीं हुआ। सवाल: विदेश में पढ़ रहे मेधावी बच्चों के लिए कोई संदेश? क्या उन्हें भी भारत लौटकर आना चाहिए या वहीं से योगदान दे सकते हैं? जवाब: मैंने अपना उत्तर दे रहे हैं। विदेश में पढ़ रहे बच्चों को लौटना चाहिए या नहीं, यह तो मैं उन्हें नहीं कह सकता हूँ। मेरे ही घर में मैं और मेरा भाई दोनों विदेश पढ़ने गए थे। मैं लौट आया, लेकिन मेरा भाई को जिस दिन कैम्ब्रिज में प्रवेश मिला उसी दिन उसने वहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे दिया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद वह न्यूजीलैंड में बस गया। मेरा बेटा भी विदेश पढ़ने गया। वह लौट आया और बतौर गणितज्ञ भारतीय विज्ञान संस्थान में काम कर रहा है। फिर भी एक बार मन में है, भारत में शिक्षा का स्तर वैसा ही है जैसा अमेरिका में है, इसलिए बच्चों को बेहतर शिक्षा पाने के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। कह रहे हैं भारत में शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है जैसा अमेरिका में है। माने भारत में अभी शिक्षा का स्तर वैसा नहीं हुआ है जैसा अमेरिका में है, इसलिए बच्चा क्या कर मजबूरी में वहाँ जाना उसको पड़ रहा है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने उच्च शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी काम किया। साइंटिफिक रिसर्च पर जोर दिया जा रहा है। अब वहाँ के बच्चों को देश से बाहर कम जाना पड़ रहा है और जाने वाले लौट कर आ रहे हैं। भारत में अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, फिर भी युवा पीढ़ी इस बारे में सोच रही है। हो गया, थैंक यू।